वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको पीए के 301 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पेपर्स करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट सॉल्व एमसीक्यूज़ भी करवाए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं सोल्यूशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको एमसीक्यूज़ के बाद करवाए जाएंगे। तो पहला एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं। इस पहला ये कि हाउ मेनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान पीपल पार्टी इन दी जनरल इलेक्शन ऑफ 1970 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसके अंदर कितनी सीट्स मिली थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो वो मिली थी 81। 81 इसका आंसर है। उसके बाद ये कि हाउ मेनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाय अवामी लीग इन दी जनरल इलेक्शन ऑफ 1970, जबकि अवामी लीग जो है उस 1970 के इलेक्शन के अंदर जनरल इलेक्शन में इनको कितनी सीट्स मिली थी, इनको मिली थी 160 सीट्स। और उसके बाद ये कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रूफ किया जाता है, प्रूफ होता है वो कि जो फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की पाकिस्तान के अंदर वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 का। उसके बाद ये कि कब अयूब खान ने एब्रोगेट किया जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, वो किया 7 अक्टूबर 1958 के अंदर। उसके बाद ये कि कब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस्टेब्लिश हुआ पाकिस्तान में, वो हुआ 1961 के अंदर। उसके बाद ये कि कब चौधरी रहमत अली ने इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट को, वो किया 1940 के अंदर। उसके बाद ये कि कब इकबाल ने प्रेजेंट किया उनका जो फेमस इलाहाबाद एड्रेस है, वो किया दिसंबर 1930 के अंदर। उसके बाद ये कि हु बिकेम द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1990, पाकिस्तान के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे 1990 में वो कौन बने, वो बने ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई। और उसके बाद ये कि व्हेन डिड ज़ियाज़ मिलिट्री गवर्नमेंट होल्ड प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम इन पाकिस्तान, कब जो है ज़िया की जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उन्होंने होल्ड किया प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम पाकिस्तान में, वो किया दिसंबर 1984 के अंदर। उसके बाद ये कि कौन से मिनरल रिसोर्स को यूज़ किया गया केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, वो है सल्फ़र। और उसके बाद ये कि कौन सा मिनरल रिसोर्स यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए स्टील की, वो है आयरन ओर। और उसके बाद ये कि कब जो है व्हेन डिड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है ब्रिटिश इंडिया के अंदर, वो कब जो है वो ख़त्म हो गया, एंड हो गया, वो हुआ 1858 के अंदर। और उसके बाद ये कि इन विच सिटी, कौन से सिटी के अंदर सेकेंड OIC कॉन्फ्रेंस जो है 1974 में हुई, वो हुई लाहौर के अंदर। और उसके बाद ये कि किसने इम्पोज किया लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ, यानी कि सबसे लंबा जो मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगाया, वो किस जनरल ने लगाया, वो लगाया था जनरल ज़ियाउल हक ने। और उसके बाद ये कि वैन वाज द रिपोर्ट ऑन मुस्लिम सफरिंग्स प्रेजेंट बाय फजल हक, फजल हक ने जो रिपोर्ट दी थी मुस्लिम सफरिंग्स के बारे में, वो कब दी थी, इन्होंने रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1939 में। और उसके बाद ये कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर इंक्रीज आफ्टर द 1947, कब जो है कितने मेंबर्स जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इंक्रीज़ हो गए 1947 के बाद, वो हुए 69 से 79 तक हो गए। उसके बाद ये कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, अपॉइंटमेंट का माउंट बेटन को एज अ वाइस रॉय 1947 में, ताकि वाइंड अप कर दिया जाए, ब्रिटिश रूल ख़त्म कर दिया जाए, ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ मीन बाय डिस्टेंस एजुकेशन, अब डिस्टेंस एजुकेशन वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले भी देते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन को नॉर्मली लोग ऑनलाइन समझते हैं, लेकिन जाहिर बात है ऑनलाइन भी इसी का हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर एजुकेशन थ्रू फ़ोन भी आ जाती है, थ्रू पोस्ट मेल भी आ जाती है, टीवी और इंटरनेट भी आ जाती है। तो ऑल ऑफ देम, जब इंटरनेट नहीं आया था उस वक्त भी जाहिर बात है डिस्टेंस एजुकेशन होती थी डिफरेंट और दूसरे तरीक़ों से, जैसे कि रेडियो वगैरह के ज़रिए या फिर टीवी वगैरह के ज़रिए। उसके बाद ये कि व्हेन डिड मिलिट्री अज्यूम पावर इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि कब जो है जाहिर बात है इनको पावर मिली फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, वो हुआ अक्टूबर 7 1958 के अंदर। और पहले जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के थे ये कौन थे, ये थे सिकंदर मिर्ज़ा। और उसके बाद ये कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है पाकिस्तान के अंदर उसने इंजॉय की एडवाइजरी कैपेसिटी, ये है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और उसके बाद ये कि कब जो है वो चोरा चोरी का इंसिडेंट हुआ, वो हुआ 1922 के अंदर। उसके बाद ये कि व्हाट डज PIDC स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द मेन कॉज, मेन कॉज क्या है, लो लिटरेसी रेट का पाकिस्तान में, इसका जवाब ऑल ऑफ दी अबव है, जिसके अंदर
पॉवर्टी है, शॉर्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। उसके बाद ये कि व्हाट डज BPC स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। उसके बाद ये कि किसने प्रेजेंट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में, वो किया लियाकत अली ख़ान ने, इन्होंने किया। और उसके बाद ये कि कौन सी इंडस्ट्री जो है द सियालकोट सिटीज़ फेमस हो, कौन सी इंडस्ट्री के लिए सियालकोट जो है वो फेमस है, वो है स्पोर्ट आइटम इंडस्ट्री। इवन के अब तो फिर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो इतनी ज़्यादा पहले की तरह नहीं है, लेकिन तब भी अभी भी पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम है स्पोर्ट के अंदर, और स्पेशली जो सियालकोट है ज़ाहिर बात है वो फेमस है। और उसके बाद ये कि व्हेन डिड इकबाल ने कब डिलीवर किया लेक्चर जो है इस्लाम के ऊपर अलीगढ़ में, हैदराबाद, और जो मद्रास है वो किया 1928 में। और उसके बाद ये कि व्हेन द बैंक्स कब नेशनलाइज हुए पाकिस्तान में, वो 1974 के अंदर हुए। और उसके बाद ये कि कौन सी स्टेट जो इनमें से वो RCD और ECO की मेंबर कंट्री नहीं है, वो है जॉर्डन नहीं है, बाकी तीनों हैं, ईरान, टर्की और जो पाकिस्तान है। अब आपके सामने जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। पहले ही कि व्हाट इज़ द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ पंजाब इलेक्शन 1945 to 46। जो पॉलिटिकल कंडीशन थी पंजाब के इलेक्शन की 1945 to 46 की, वो क्या थी? प्रोविजनल इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग ने वॉन की ज़्यादातर जो सीट्स थी पंजाब के अंदर, 79 जो है वो वॉन की आउट ऑफ 86 मुस्लिम सीट्स में से। और उसके बाद ये कि राइट अबाउट द नेशनल लैंग्वेज इशू, जो नेशनल लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं उसके बारे में लिखे हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस का दौर अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम इलाइट जो थी ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने अडॉप्ट किया उर्दू लैंग्वेज को। 1948 के अंदर जिन्ना ने कायदे अज़म ने यानी कि डिक्लेयर किया उर्दू को, कि उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज रखा जाएगा। लेकिन ये भी है कि तमाम प्रोविंसेस दूसरी ज़बानें अपनी जो भी उनकी ज़ाहिर बातें ज़बानें हैं उनको भी वो यूज़ कर सकते हैं। अपोजिशन जो उर्दू की तरह के अगेंस्ट जो देखने में आई वो ईस्ट बंगाल की तरफ से देखने में आई, जो कि अब बांग्लादेश है। ये जो है ज़ाहिर बातें ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा इशू बन गया डेथ के बाद, जिन्ना की कंट्रोवर्सीज़ जो हुई, और लैंग्वेज मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई ईस्ट पाकिस्तान के अंदर फरवरी 1952 में। और कंप्लेंट थी एंटी बंगाली लैंग्वेज एटीट्यूड के बारे में फेडरल गवर्नमेंट की, ये भी था सिलसिला। टू लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट किया गया था 1954 के अंदर, और 1973 से उर्दू को जो है वो अडॉप्ट किया गया था नेशनल लैंग्वेज के तौर पर। साथ में सपोर्ट थी डेवलपमेंट के लिए रीजनल लैंग्वेजेस की भी। अब ये कि राइट प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में लिखे हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर में। आउटडेटेड मोड्स को यूज़ किया जा रहा है कल्टीवेशंस के लिए, ऐसे तरीके जो बहुत पुराने हैं, जिसकी वजह से लो पर एकड़ यील्ड मिलता है। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का प्रॉब्लम है। अटेंशन जो है ज़ाहिर बातें दी गई थी इन इश्यूज़ को 1960s के मिड में। और क्रॉप जो है वो डिजीज़ जो है ये भी बहुत बड़ा इशू है। टेक्निकल सपोर्ट जो है वो दी गई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। इसने हेल्प किया ओवरकम करने में प्रॉब्लम्स को। और हमारा जो आउटपुट है वो है प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी का, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है लो प्राइस होते हैं, क्वालिटी नहीं होगी अच्छी तो फिर लो प्राइस होंगे मार्केट में। और दूसरे जो इश्यूज़ हैं वो लो क्वालिटी के सीड्स का आना है, और फर्टिलाइज़र्स का महंगा होना, और ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबल ना होना। जिस तरह से हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़ाहिर बात है इतनी ज़्यादा नहीं है अवेलेबल, और इसके अलावा उसकी जिस तरह से तेज़ी से कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा जो ट्यूबवेल वगैरह है उनका ये अवेलेबिलिटी का इशू। वाटर रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, पानी इतना अवेलेबल नहीं है जितना उनको चाहिए। और क्लीनिंग कैनाल जो है ये भी ज़रूरी होती है प्रोवाइड करने के लिए पानी जो है एट द एंड ऑफ कैनाल। इसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रॉब्लमेटिक है, अगर उनको कोई लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो तब भी वो भी अवेलेबल नहीं होता। और एक्सेस होना मार्केट तक ये भी मुश्किल है। और रीज़नेबल जो प्राइस है अवेलेबिलिटी होना, उसको इंश्योर किया जाए वेलफेयर के लिए फार्मर की, और हाई यील्ड जो है क्रॉप की। अब ये कि वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब एजुकेशन जो है तालीम जो है ज़ाहिर बात है क्यों ज़रूरी है।
सो एजुकेशन जो है ज़ाहिर बात है की होती है डेवलपमेंट के लिए, एक इंडिविजुअल शख्स की भी, सोसाइटी की भी और स्टेट की भी, और ये जो है शेप देती है नेचुरल क्वालिटीज़ को भी, और जो टैलेंट होता है इंडिविजुअल्स का, और उसका पॉजिटिव रिलेवेंस होता है सोसाइटी और फैमिली के साथ, एक पॉजिटिव ताल्लुक़ होता है। और एजुकेशन प्रोवाइड करती है जॉब के लिए भी, ज़ाहिर बात है इससे मदद मिलती है, जॉब तो लोगों को मिलती है, और प्रोफेशंस में भी, इवन के ज़ाहिर बात है किसी और प्रोफेशन में भी लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी एजुकेशन से उनको मदद मिलती है। अपने बिजनेसेस में भी उनको मदद मिलती है, स्पेशली ऐसे लोग जिनके यहाँ ज़ाहिर बात है बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको एजुकेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो इससे इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग मिलती है सिटीजन्स को, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में भी। अब जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको ख़ुद भी नहीं पता होता कि उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होती हैं और किस तरीके से उनके राइट्स की वायलेशन जो है उनके साथ की जा रही हो। तो इसी तरह उनको अपनी ड्यूटीज़ का भी नहीं पता होता कि सोसाइटी में उनको क्या करना है, किस तरीके से उनको ज़ाहिर बात है अपना रोल प्ले करना है सोसाइटी में। तो एजुकेशन प्ले करती है कंस्ट्रक्टिव रोल करेक्टर बिल्डिंग के अंदर भी लोगों की, और ज़ाहिर बात है पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर भी इसका रोल होता है। और एजुकेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए नेशन बिल्डिंग के साथ, और ट्रांसमिट किया जाए प्राइमरी वैल्यूज़, और इसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एटीट्यूड की फॉर्मेशन के लिए, और ये जो है ट्रांसमिट करे सोशलाइजेशन इंडिविजुअल्स के दरमियान। उसके बाद ये कि राइट नोट लिखें नाइबरहुड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो नाइबरहुड है, पाकिस्तान की लोकेशन अगर हम देखें, आप इसको मैप पे अगर देखेंगे तो ये स्ट्रेटजिकली तौर पे इम्पोर्टेंट रीजन है जो कि सेंटर है ग्लोबल इंटरेस्ट का, और जो बिग पावर्स हैं एशिया की बिग पावर्स हम जिनको कह लें, चाइना और रशिया, ज़ाहिर बात है इसके लिए भी, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यूएस ने भी ज़ाहिर बात है अपनी जो है आई रखी हुई है इन दोनों के ऊपर, चाइना और रशिया के ऊपर। और ये जो है गेटवे के ऊपर है सेंट्रल एशियन जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, जैसे कि काज़ाकिस्तान वगैरह जो है, उस अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो है वो गेटवे का काम कर रहा है पाकिस्तान। और दूसरी तरफ जो है ये एक आउटर रीजन भी है गल्फ़ रीजन के, जो कि रिच ऑयल रिसोर्सेज हैं जिनके पास, और ज़ाहिर बात है इकोनॉमिक वेल्थ भी है। पाकिस्तान की ज़ाहिर बात है ब्रदरली टाइज़ हैं इन तमाम स्टेट्स के साथ जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, और ये ज़्यादातर ज़ाहिर बात है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ भी हैं ये। और जो पाइपलाइन है ऑयल की और गैस की, वो प्लानिंग है कि वो उसको गुजारा जाए पाकिस्तान के ज़रिए, और ये न्यू स्टार्ट होगा इकोनॉमिक कॉपरेशन का इस रीजन के अंदर, इस इलाके के अंदर अगर हम देखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।